हेलो स्टूडेंट्स। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल बोर्ड के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस पीडीएफ के अंदर इंग्लिश के अंदर लिखे हुए क्वेश्चंस हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो साउंड पे फोकस करें, क्योंकि मैं समझाऊंगा हिंदी के अंदर ही और पीडीएफ लिखी हुई है अपने पास इंग्लिश के अंदर। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2 रात मैंने जगकर मेहनत की है, आंखें भी सूज चुकी है। लेकिन और इसी के साथ इसके बाद जो केमिस्ट्री के वीडियोज है वो भी आपको जरूर मिलेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर पूरी तरह वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर बहुत अपन ने टाइम कम होने के कारण बहुत जल्दी जल्दी काम किया है मैंने। तो केमिस्ट्री में पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और भी ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं अपन। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश से डिफरेंस मत समझना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर करना, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है? पहला क्वेश्चन अपना है कि विच फिजिकल क्वांटिटी है जैसा यूनिट कूलाम मीटर न्यूटन प्रति कूलाम। तो कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक कूलाम मीटर होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, जिसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। आपको पता है फॉर्मूला P बराबर 2qa, P बराबर 2qa इसका फॉर्मूला होता है। तो कूलाम मीटर वहाँ से आया है। और कौन सी भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, चलो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। डिफाइन वन कूलाम, एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। तो देखो आंसर, चार्ज ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलाम, is said to be 1 coulomb if it is experience a force of repulsion or attraction of 9 multiplied 10 to power 9। ये 10 की पावर है स्टूडेंट 9। फ्रॉम अनदर इक्वल चार्ज व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि देयर आर 2 चार्जेज, एक चार्ज ये रहा एक चार्ज ये रहा, दोनों के ऊपर जो चार्ज पावर है वो 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो कूलाम फोर्स क्या होता है? F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आपके पास Q1 Q2 1 कूलाम हो, 1 मीटर डिस्टेंस हो, तो F इजिकल टू किसके आ जाता है? K की वैल्यू के क्या है? 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। तो ये 1 कूलाम की परिभाषा है। 1 कूलाम की परिभाषा मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो हिंदी में बोलेंगे तो अपन क्या क्या बनेगी 1 कूलाम की परिभाषा? कि जब दो आवेशों का मान 1 कूलाम हो और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10 की घात 9 होता है, जिसे 1 कूलाम से परिभाषित किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर यानी एट अ पॉइंट, यानी कि अब कौन सी फील्ड लाइन से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों की एक ही बात होती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है, यहाँ पे जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर क्रॉस कर देगी, इस पॉइंट पर क्रॉस कर देगी, तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो जाएगी, और 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो शुरू करते, देखो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर। सपोज 2 फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को काटे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो 2 डायरेक्शन। तो वो दो डायरेक्शन शो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहाँ पर कटान बिंदु है वहाँ पर 2 डायरेक्शन शो करेगी। दिस इज इम्पॉसिबल, सो 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो एक दूसरे को कभी भी ये नहीं काटेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। डिफाइन द टर्म डाइपोल। डाइपोल यानी कि द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, और वो भी कौन सा? ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई यूनिट पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव आपने सुन लिया होगा। तो चलो आगे चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ 2 चार्जेस ऑफ द डायपोल एंड देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विच वुड बी लेंथ ऑफ द डायपोल। यानी कि
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ टू चार्जेस एंड डाइपोल। तो दो डाइपोल है, दो पोल है, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों के बीच डिस्टेंस होनी चाहिए, और दोनों के ऊपर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो देखो P इजिकल टू 2QL इसका फॉर्मूला आया किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर 2QL। और परिभाषा क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर, दो आवेशों की जिनके मध्य की दूरी 2L हो द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। 2L इज़ द लेंथ ऑफ डाइपोल, Q इज़ द चार्ज। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज है, और 2L है दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी। अब द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन अलग से खालिस्तान का भी पूछ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स का, कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है। तो डाइपोल की डायरेक्शन यानी कि विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होती है, तो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की डायरेक्शन में ये मूव करता है। चार्ज एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम मीटर, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलाम मीटर। पहला क्वेश्चन में अपना यही था कि डाइपोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर है ना थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ई और ए की वैल्यू की तो क्वेश्चन पूरा नहीं छपा यहाँ पर। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी अपन चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं अपन, ये इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर पहले का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सब जानते भी होंगे। आज का आंसर देखो, आप इसका आंसर देखते ही आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन क्या है। तो ये देखो कौन सा आंसर आ रहा है इसका, देख के समझ गए होंगे। ये एक डेरिवेशन है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2A अपार्ट। यानी कि दो चार्ज है, एक तो माइनस Q एक प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस है A और A यानी कि 2A। तो यानी कि डाइपोल बन गया यहाँ पर P इजिकल टू 2QA। तो कुल मिला के देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो चाहे आप, ये वही है, हिंदी मीडियम में इसको बोलूँ कि दो द्विध्रुव जिनके मध्य दूरी A और A हो, से निरक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट P ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज A एंड B। और ये इसकी डेरिवेशन का कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाला है, क्योंकि पूरी डेरिवेशन समझाएंगे तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी तो पूरी बुक करनी है अपन को ये। तो समझ गए होंगे आप कि ये डाइपोल के कारण एक इक्वेटोरियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये जो डेरिवेशन है 4 नंबर के आसपास की बनती है, 3 नंबर पे भी बन जाती है ये डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को करना ही करना है आपको। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते थे गाउस के क्वेश्चन पे। तो वो गाउस का क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले तो एक्सप्लेन गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित गाउस के नियम को परिभाषित कीजिए। तो गाउस लॉ क्या बोलता है, गाउस लॉ बोलता है कि फाई इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम बोलता है। तो पहले तो आपको गाउस का नियम बोलना है और ये फॉर्मूला लिख देना है। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद में आपको ये डेरिवेशन स्टार्ट कर देनी है। अब डेरिवेशन क्या है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर विथ अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि एक वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है, तो इस वायर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इस वायर से P डिस्टेंस पर। तो ये डेरिवेशन भी है आपके अंदर इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 में। ये डायग्राम देके आप समझ गए होंगे कौन सी डेरिवेशन है ये। तो इस डेरिवेशन को आप इसको कर लेना। लास्ट का इसका जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला याद रखना, E इजिकल टू के के साथ में जो आता है इसके अंदर 2K लैम्बडा अपॉन R, इसके अंदर आता है 2K लैम्बडा अपॉन R। ये फॉर्मूला बनकर आता है ये लास्ट के अंदर, E बराबर 2K लैम्बडा अपॉन R। तो आपको करना है डेरिवेशन, ये बिल्कुल वेरी गुड इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए ये डेरिवेशन।
ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं छोड़ना इसके अंदर भी। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक और डेरिवेशन है यहाँ पर। तो इस डेरिवेशन के अंदर देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेट शीट विथ ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो एक इनफाइनाइट प्लेट शीट है जो कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। तो देखो ये वाला कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेट शीट विद ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो एक ये प्लेट डायग्राम देख के समझ गए होंगे आप इसके अंदर भी कि एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे भी गाउसी सरफेस की कल्पना करनी है और इस सरफेस के ऊपर एक से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो डेरिवेशन है और इसका फॉर्मूला लास्ट में आएगा E=σ/2ε0। याद रखना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना आपको। डायग्राम देख के समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा। मेरा मकसद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है हर चैप्टर से। तो इस टॉपिक को आप नोट से कर सकते हो अपने नोट से। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने के लिए देखो ये रहा, न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल P=2 है। तो P=2 QA, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल करना है जहाँ पे QA और P तीनों में से किसी की भी वैल्यू दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, वो कुछ भी पूछ लेगा। 3 में से 2 देगा, 1 पूछ लेगा। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूले को याद रखने के बाद आपको P की यूनिट भी ध्यान रखनी है। P की यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर। और Q किस में आता है? कूलाम में। A किस में आता है? मीटर में। तो इसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r ऑन इट्स एक्सिस विथ अ न्यूमेरिकल। तो देखो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि डाइपोल के कारण उस डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो ये भी एक बहुत ही फेमस डेरिवेशन है। देखो मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर मिनिमम 4 डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सिस वाली, जैसे कि ये, एक वो निरक्ष वाली, ऐसे ट्रायंगल वाली, एक ये गाउस वाली 3, और एक इससे ऊपर जो किए थे अभी अपन ने, इससे ऊपर जो किए थे ये वाली, ये हो गई। तो ये हो गई 4 डेरिवेशन हो गए स्टूडेंट्स। ये 4 डेरिवेशन इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब इस डेरिवेशन के अंदर जैसे अपन ने किया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r ऑन एक्सिस। तो इसका जो लास्ट में रिजल्ट निकल कर आता है स्टूडेंट, तो देखो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा लास्ट में आपके पास आएगा E=KP/r³। E=KP/r³। ये रहा। r और x जो भी आप ले हो यहाँ पर वो लिख दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The distance of the field point on the equatorial plane of a small electric dipole is halved. By what factors will the electric field due to the dipole changes? यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर कि डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ्ड, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। जैसे कि अपन ने ऊपर देखा था E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो बोल रहा है कि जो r डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन कर दे क्या, उस डिस्टेंस को कर दे हाफ, यानी कि आधा कर दे अगर डिस्टेंस को। तो r की जगह अपन लिख देते हैं देखो r/2। अब क्यूब करते ही ये 2 का 8 जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर आ गया ये रहा। तो पहले क्या था? E प्रोपोर्शनल 1/r³, और अब क्या आ गया? E प्रोपोर्शनल 8/r³। तो पहले से कितना बढ़ गया? ये पहले से बढ़ गया ये 8 गुना। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का 8 गुना ज़्यादा हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E की वैल्यू 8 गुना ज़्यादा हो जाती है पहले की तुलना में। यानी क्वेश्चन ये था हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग कि उस अक्स वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम इन दोनों इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दे तो E पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ बतानी थी आपको यहाँ पर। तो ये हो गया 8 टाइम हायर, 8 गुना ज़्यादा हो जाता है।
तो व्हाट हैपन और टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट, यानी कि कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप रख देते हो, तो कैपेसिटर की प्लेट की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर विल रिड्यूस द इफेक्टिव चार्ज ऑन प्लेट। तो जो भी आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे, जो भी आप पराविद्युतांक डालोगे विद्युत क्षेत्र कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य, वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इफेक्टिव चार्ज ऑन प्लेट को, प्लेट के ऊपर जो भी चार्ज है उसको रिड्यूस कर देगा। देयरफॉर विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, जो कैपेसिटेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। मोस्टली अगर आपको सुनना नहीं है जिस बच्चे को, तो वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ सकता है फास्टली। अब यहाँ पर देखो, ड्रॉ वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि एक समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है, यानी कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल समान है, सेम है, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी। दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य डिस्टेंस डी हो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और इनकी थिकनेस और d/2। अब मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। अब इन दोनों के बीच में एक और मेटल प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस है d/2। विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस पर इफेक्ट करेगी। तो देखो चेक करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला जो ओल्ड कैपेसिटेंस था, ओल्ड कैपेसिटेंस था C0 = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो थिकनेस T को हम कर देते d/2। तो फॉर्मूला जो हमारे पास था C0 = E0 अपॉन D, तो इसको हमने कर दिया मेटल रखने के बाद ये हो जाता है AE0 D - T। ये मेटल शीट रखने के बाद का फॉर्मूला है। अब T की वैल्यू कितना रख देंगे, D-D½ तो D½ करते ये हाफ और नीचे वाला 2 चल गया ऊपर, यानी कि अब ये आंसर आ गया। अब ये देखो इसमें क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखो C मेटल = C0½ यानी कि पुराना जो कैपेसिटेंस है उसका डबल कर देंगे तो नया कैपेसिटेंस आ जाता है, यानी कि कैपेसिटेंस विल बी डबल, पुराने का डबल कर देंगे तो आ जाएगा नया कैपेसिटेंस। ऐसे आपको आंसर करना है, क्वेश्चन ये था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको चलते हैं आगे। प्रूव दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ CV²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। ये एक डेरिवेशन है जो हाफ CV² प्रूफ करके लानी है आपको, कि दो कैपेसिटर के मध्य जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है हाफ CV²। ये आपको लेके आनी है यहाँ पे, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य की ऊर्जा, ये इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 9 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि 3 कैपेसिटेंस है, 1 फिर 2 फिर 3, ये तीनों के तीनों कनेक्ट हो रखे हैं, है ना, कनेक्ट हो रखे हैं। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस इन, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कभी टोटल क्या, हाँ तो कैसा भी हो तो कैसा आएगा, 3 माइक्रोफेरेड आएगा इसका टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि इसका आंसर जो निकलेगा अपन 1/9 + 1/9 + 1/9 से करके आएगा 3 माइक्रोफेरेड। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट सप्लाई। तो अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को, इन तीनों कैपेसिटर को 1 2 3, इन तीनों कैपेसिटर को अगर अपन एक बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी कितने वोल्ट की, 120 वोल्ट की है। तो कितना एक सरफेस कितना वोल्टेज यहाँ पर खर्च होगा,
तो एक कैपेसिटेंस जो है 40 वोल्ट खर्च करेगा यहाँ पर। ये इसका आंसर है। सॉल्यूशन आप कर लेना, इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, अभी क्वेश्चन बता दिए है, आप खुद कर लेना अब इसको। तो अब देखो नेक्स्ट में चलते हैं। अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T is introduced without touching between plates of a parallel plate capacitor separated by a distance। मतलब कि आपको ये कुछ नहीं है, एक डेरिवेशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये डेरिवेशन जो आपको दिख रही होगी, अब तो इस तरह से कुछ डेरिवेशन मैंने भी क्या है पूरा आंसर नहीं डाला ताकि मेरी वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना बने। तो ये डेरिवेशन है जिसके अंदर आपको दो संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी परावर्तनांक रखा जाता है, तो संधारित्र की प्लेटों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फार्मूला क्या बन जाता है, और ये फार्मूला हमने नीचे लिख रखा है कि इसका फार्मूला ये वाला बन जाता है, जो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उससे कैपेसिटर की प्लेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है सेकंड चैप्टर का। ये भी सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रोडियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सेकंड चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है कि दो डाइपोल है, दो डाइपोल से ये देखो 11 और 11, इससे किसी पॉइंट थीटा किसी पॉइंट पी पर एक एंगल बना रहा डाइपोल थीटा ये वाला। तो यहाँ पर पी पर कितना इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल है ये आपको बताना है। अब आगे स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3। तो इतने ही क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, बड़े डेरिवेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन ओ। तो देखो ये यहाँ पे लग रहा है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो 3, 5 और 8 कितना हो जाता है, सबको जोड़ने पर 8 8 16, तो 16 आ रहे, तो 7 और 2 है, 7 और 2 9 हो जाते हैं यहाँ पर। व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट आई। अब देखो आई कहाँ पर है, यहाँ पर कि कोई पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आई एट ओ इन द एडजॉइनिंग सर्किट। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट ओ है, ओ पर विद्युत धारा का मान कितना है, आई की वैल्यू कितनी है। तो ओ के ऊपर कितनी करंट आ रही है, 5, 8 और 3, तो टोटल हो गया 20 एम्पियर की करंट आ रही है ओ के ऊपर। और जा रही कितनी है, 7 और 2 9 एम्पियर की यहाँ से जा रही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई एट ओ इन द एडजॉइनिंग सर्किट। तो ओ के ऊपर कितना करंट बचेगा, तो ओ के ऊपर जैसे 9 निकल जाएगी और 20 आएगी, तो 8 11 एम्पियर का करंट यहाँ पर बचेगा। आगे चलते अब। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ व्हाट विल बी इट्स रजिस्टिविटी। कि एक वायर को खींच कर डबल कर दें तो उसकी रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रहे ये पूछ रहा है रजिस्टिविटी पर, ना कि रेजिस्टेंस पर। तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसकी रजिस्टिविटी पर, क्योंकि रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, रजिस्टेंस डिपेंड करता है स्ट्रेच लेंथ पर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन समझ गए आपकी। तो प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं अपन, तो प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं करती। सो वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। वाई इज द कंस्टेंटेन एंड मैग्नेट यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। तो कंस्टेंटेन और मैग्नेट आर अलॉय ऑफ हाई रजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। यानी कि हम स्टैंडर्ड रजिस्टर के तौर पर, यानी कि एक अच्छे प्रतिरोध के तौर पर कंस्टेंटेन और मैग्नेट का वायर यूज क्यों करते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि यहाँ पर कंस्टेंटेन और मैग्नेट और अलॉय ऑफ हाई रजिस्टिविटी, क्योंकि कंस्टेंटेन, टंगस्टन और मैग्नीन, इनका जो रजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और उनका टेम्परेचर भी लो होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का।
प्रतिरोध का, इसलिए इनको स्टैंडर्ड रजिस्टर्स के तौर पर काम में लिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमिक रजिस्टर्स आर रजिस्टर विच ओबे ओम्स लॉ, जैसे कि सारे मेटल। तो ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, है ना, यानी कि ओमीय चालक और अनोमीय चालक। तो ओमीय जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, अनोमीय जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, वो अनोमीय चालक कहलाते हैं। नॉन ओमिक रजिस्टर्स आर रजिस्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो अनोमीय चालक कौन होते हैं, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, वो अनोमीय चालक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो डायोड, सेमीकंडक्टर, है ना, डायोड वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, द स्टोरेज ऑफ बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ। एक कार के अंदर बैटरी जिसका वोल्टेज 12 वोल्टेज है और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 0.4 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी कितना करंट यहाँ पर देने वाली है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये निकल कर आया है यहाँ पर। E इजिकल टू 12 वोल्ट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का 0.4 ओम, और अपन जानते हैं V इजिकल टू E माइनस आई आर। यहाँ पर आपको क्या क्या दे दिया, E दे दिया, I दे दिया, ठीक है। अब देखो टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम दैट, तो E माइनस आई आर यानी मैक्सिमम करंट देने के लिए आपके पास आउटर वोल्टेज 0 होना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं टर्मिनल, ये क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और वी क्या है, टर्मिनल वोल्ट था, टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो जब टर्मिनल वोल्टेज 0 होती है तो ईएमएफ मैक्सिमम होता है, ये चीज़ अपन जानते हैं। तो इसलिए अपन को ये 0 करनी पड़ेगी, तब जाके ई मैक्सिमम मिलेगा। देखो मैक्सिमम करंट के लिए, है ना, फ्रॉम टू गेट मैक्सिमम करंट। तो देखो ई इजिकल टू आई आर, अब आई चाहिए आपको, तो E12 R 0.4, तो टोटल आ गया 30 एम्पियर इसका आंसर। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको V इजिकल टू आई आर से सोल्व करते, वहाँ से भी यह आंसर लेके आ जाते, और वही यही, और सही सच बात तो ये है कि यही आंसर आता है वहाँ से भी, कि V की वैल्यू आप रखते 12 वोल्टेज, I की वैल्यू आप रखते यहाँ पर आपको चाहिए, और R की वैल्यू को नीचे डिवाइड कर देते, जैसे कि ये किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Explain with the help of circuit diagram law how the value of non resistance can be determined using a Wheatstone bridge। बिल्कुल, इसके अंदर व्हीटस्टोन का डायग्राम बनाना है आपको, जो नोट्स के अंदर कराया गया था। तो व्हीटस्टोन का डायग्राम और व्हीटस्टोन की डेरिवेशन, जिससे फॉर्मूला निकल कर आ गया था अपने पास में। क्या काम लेते हैं व्हीटस्टोन का यूज, क्या यूज होता है व्हीटस्टोन का। व्हीटस्टोन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये काम आता है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए किन्हीं ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ बोथ लॉज। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर किरचॉफ के दोनों लॉज, किरचॉफ के दोनों नियम को आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम के लिए। जी किरचॉफ के दोनों नियम है। आगे है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी डी, ये होती है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई में क्या फ़र्क है, तो हम जानते हैं आई इजिकल टू ANEVD, ये रिलेशन निकाल के लाना था आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में, इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो ये बोल रहा है कि अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है। अपवाह वेग VD और विद्युत धारा I में ये फॉर्मूला आपको निकाल कर लाना था, जो कि डेरिवेशन में आपको एग्जाम अभी नोट्स में करवा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम के नियम की सीमाएं क्या है, ये आपको लिखना है क्वेश्चन, है ना, और याद करना है इसका आंसर। ओम के नियम की सीमाएं क्या है। बहुत ही एक क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे।
तो देखो अब अगला क्वेश्चन है 10। अब बैटरी, एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ये क्वेश्चन तो 2 से 3 बार एग्ज़ाम में आ चुका है एग्ज़ाम में, और अभी अभी जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन वापस आ गया। छोड़ना ही नहीं है इस क्वेश्चन को, फाइनल आंसर तक का याद रखना है। मैंने आपको डायग्राम बना दिया, ऐसा क्वेश्चन आपको ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएगा, या आपके सर ने, आपके टीचर ने करवाया होगा, वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स। अभी अपन को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है, किस किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना इसको तैयार, इस क्वेश्चन को भी। 2-3 बार तो अपनी बोर्ड के अंदर राजस्थान बोर्ड में आ गया, और उसके बाद भी 2-3 बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो अब अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स। अब मैं देखो थोड़े थोड़े आंसर बहुत ही कम कर चुका हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो देखो चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स का आपको यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट करना है, जो कि चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में आपको लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोरेंज फोर्स आपको मिल जाएगा FL, जिसका फॉर्मूला स्टार्टिंग होती है FL लोरेंज फोर्स। तो वहाँ से आपको देख के कर लेना है, मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी कि आपको अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय के बीच में क्या अंतर है और क्या इनके एग्जाम्पल्स है, यह आपको बताने हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के अंदर बड़ी अच्छी तरह से करवा रहा है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, ये भी आने के अच्छे चांस है। तो देखो आंसर लिख भी रखा है इसका मैंने कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर वन देट आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो डाई इलेक्ट्रिक तो क्या होंगे, जो मैग्नेट से बहुत ही कम रिपेल होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय क्या होते हैं, जिनको चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र से बहुत ही कम प्रतिकर्षित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, जैसे कि सोने के ऊपर चुंबक का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, यानी लोह चुंबकीय क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है जो लोह के पास जल्दी से चिपक जाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म आर द वन दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, फॉर एग्जांपल आयरन। तो फेरोमैग्नेटिज्म के और कौन कौन से एग्जांपल आपको याद है स्टूडेंट, तो फेरोमैग्नेटिज्म हम और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि फे यानी फेरस, कोबाल्ट, और दूसरा लिख सकते हैं निकल। तो फेकोनी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, एक्सप्लेन बोट बायो सावर्ट लॉ टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला। और इसके अंदर आपको ये करना कैसे है, ये आपको करना है कि बायो सावर्ट नियम किसे कहते हैं समझाइए। बायो सावर्ट का फॉर्मूला लिखना है आपको, फिर एक डेरिवेशन करनी है स्टूडेंट्स के अंदर। अब डेरिवेशन कौन सी मैं आपको बताऊं, तो बायो सावर्ट की डेरिवेशन एक इस तरीके से है, जो एक ऐसा सर्किल बन रहा है और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इस सर्कुलर लूप के ऊपर। मैं इसको और भी अच्छी तरह आपको बना कर एक बार समझा दूँ कि किस तरीके से डायग्राम बना हुआ था इस डेरिवेशन का। जैसे कि ये एक लूप है, एक यहाँ से आपको डिस्टेंस डालनी है, एक डिस्टेंस यहाँ से डालनी है। सर्कुलर लूप से आपको इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो बहुत ही अच्छा, और एग्ज़ाम के अंदर 2-3 बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन्स एम्पियर्स करंट लॉ, ड्राइव फार्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं कि दो समांतर छड़ है या दो समांतर वायर है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इनके बीच को डिस्टेंस हो, कुछ भी डिस्टेंस हो, डी डिस्टेंस हो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एम्पियर करंट लॉ लगाओ, एक फॉर्मूला बताने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो एक मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को भी।
इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था आपको, इसके अंदर डायग्राम में आपको ऐसे मिलेगी दो करंट की रोड मिलेगी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको फ्लेमिंग रूल्स लगाने हैं, ये कौन किस पे अट्रैक्शन लगाएगा, कौन किस पे फोर्स लगाएगा, और ये मूवमेंट करेंगे यहाँ से, दोनों पे फोर्स लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को करके लाना आपको इम्पोर्टेंट है ये भी एग्ज़ाम के लिए। अगला करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आ जाते हैं, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोलेनोइड विथ मेकिंग इट्स फिगर। तो बिल्कुल सोलेनोइड की वर्किंग करनी है, और यानी कि परिनालिका के चित्र बनाना है और उसकी वर्किंग करनी है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसी चैप्टर से। और चलते हैं आगे। अब एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की क्या वर्किंग है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज कैसे नाप सकते हैं, या गैल्वेनोमीटर से करंट कैसे माप सकते हैं, और क्या क्या काम आते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये काम कैसे करता है, सबसे बड़ी बात है हाउ गैल्वेनोमीटर वर्क्स, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और देखो व्हाट इज शंट रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये भी, कि शंट रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए शंट रेजिस्टेंस का यूज कैसे किया जाता है। उसके गैल्वेनोमीटर को जब आपको वोल्टमीटर बनाना हो तो शंट रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर बनाना हो तो शंट रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, सब पढ़ाया हुआ है आपको क्लास के अंदर मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन बता दिया है मैंने, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको बार मैग्नेट बनानी है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। 10th क्लास से चलता आ रहा है, एन से एस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर एंटर कर जाती है। ये अपन दे देते हैं एन, ये अपन दे देते हैं एस। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं अब और भी ज़्यादा आगे। हाउ डज, यहाँ पे देखो ये रहा, हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पर मैग्नेटिक मटेरियल वेरी विद इंक्रीज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऑफ पर मैग्नेटिक मटेरियल पराविद्युतांक की इस वेरी, यहाँ तक बदलती रहती है, इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर। तो उसका आंसर हो जाएगा द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब उसके ऊपर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूज टू इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। बिल्कुल ही परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको कैसे मटेरियल की यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मटेरियल हैविंग हाई कोरेसिटिविटी और यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अब अपन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, और ये भी पूछ रहा है कि इट इज स्केलर और वेक्टर। तो ये अदिश है या सदिश। तो मैग्नेटिक फील्ड हैज़ द यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। अब देखो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी यूनिट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस, याद है आपको, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस, याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी, यानी कि इसको फॉर्मूला अपन कर रहे हैं तो ये शुरू होता है XM से, भी इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको याद आ जाएगा इस क्वेश्चन का नाम लिखते ही, या फिर जो भी नोट्स आपको दिए उसके अंदर ये मिल जाएगा टॉपिक इसी नाम से, सब्सक्रिप्टिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर क्या है थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, कि मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। कि मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी क्या है, कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज कैसे हो जाता है वो बता रहा है। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है।
its dimensions, quantity used in classify material are पर मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को कर लेना है आपको। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये देखो चैप्टर नंबर 6 में करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ मेटेलिक वायर कोइल इज स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड इन द कोइल। एक वायर की कोइल है इस तरीके से, और वो क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब मूव नहीं कर रही है, मतलब ऐसी कुंडली मूव नहीं कर रही है। और आपने देखा था लेंज लॉ और फेराडे लॉ क्या बोले थे कि जब कोइल मोशन करती है तभी ईएमएफ जनरेट होता है, वरना नहीं होता। तो यहाँ पर नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कोइल बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सेकेंडरी कोइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर स्टेप अप 220 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर टू 2/100 वोल्ट, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यानी कि इस ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो NS/NP, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 10। यानी कि आप क्या करोगे, 2200 का के अंदर 220 का डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा, तो वो इसका आंसर माना जाएगा। जनरेट फॉर्मूला ऑफ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विथ मेकिंग फिगर। अब ये आपको बताऊँ मैं कौन सा है, इसका नाम है, जैसे हिंदी इंग्लिश में नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसका नाम है गतिक विद्युत वाहक बल। क्या नाम है, गतिक विद्युत वाहक बल। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, गतिक विद्युत वाहक बल का। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरेट फॉर्मूला ये तो हो ही गया। एक्सपीरियंस सेल्फ इंडक्शन विथ फिगर, राइट द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन था जिसके अंदर क्या थी कि एक ही कोइल थी। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कोइल थी, और इस कोइल को कनेक्ट किया गया था बैटरी से, और एक बीच में लगा दी थी की। तो जब भी की ऑन या ऑफ रहती थी, जैसे पहले अगर की ऑन रहती थी, ऑन रहने से यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल कर जाता था यहाँ पे आता था, निकल कर जाता था यहाँ पे आता था। लेकिन अब की अगर ऑफ हो गई तो इस सीधे यहाँ से निकलेगा ही नहीं। अब मुझे नींद आने लगी स्टूडेंट, बहुत देर तक पढ़ा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन आते 5वें पे, हिंदी में बोलेंगे चौथे क्वेश्चन को, स्वप्रेरण क्या होता है। 5वां क्या है, एक्सपेरिमेंट म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, परिभाषा और सूत्र बनाइए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। जनरेट फॉर्मूला ऑफ I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो फॉर्मूला जनरेशन क्या क्या आ सकता है आपको मैंने पहले बता रखा, क्लास के अंदर भी बताया था। जैसे कि एक वो बताया था I इक्वल टू I0/√2। ठीक है स्टूडेंट, I0 को अपन IM भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं अपन अब। जनरेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। रूट IRMS, जिसका हम बोले IRMS, वर्ग माध्य मूल वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैंने किताब को स्क्रीनशॉट डाला है। द अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, I इक्वल टू 1.5 पाई टी, I इक्वल टू 1.5 साइन पाई टी। इसके लिए ये पूछ रहा है कि फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ करंट और फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 सेकेंड तक। तो अपन जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है, 0.007 I0 अपन जानते हैं कि पीक वैल्यू होती है।
तो यहाँ से आई नोट की वैल्यू आप रख लोगे 1.5 और 1.07 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और मीन, और देखो ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीरो आनी चाहिए, जीरो आएगी मतलब मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज जीरो। कितना आएगी इसका आंसर? जीरो। तो स्टूडेंट्स टाइम कम होने के कारण अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को आगे चलाता जाता हूँ। जिस बच्चे को जो भी देखना है वो वीडियो को पॉज कर लेना, समझ लेना और इसको कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को अब आगे चलाने जा रहा हूँ। क्योंकि अब टाइम हो चुका है स्टूडेंट, बहुत देर से वीडियो बन रही है और मुझे अब इसके अंदर इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। हाँ, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने तैयार कर करके बनाए थे पिछले 2 दिन से, और अभी भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं आपको रियल टाइम दिखाऊँ तो देखो, टाइम आपको रियल दिखाने के लिए ये देखो, यहाँ पे 11 बज रही है अभी रिकॉर्डिंग के अंदर भी। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, देखो लास्ट तक मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपको पॉज कर करके वीडियो को सुन सुन के और पढ़ पढ़ के आंसर देने, आंसर लर्न कर रहे हैं। कुछ का आंसर मैंने लिख भी रखे, कुछ के आंसर आपको किताब से ढूंढ ढूंढ कर लगाने हैं। चैप्टर देखो कौन से चैप्टर तक कर रखे हैं अभी मैंने। ये वीडियो जो है वो चैप्टर 8 तक के लिए बनाई है बस, क्योंकि पहले बच्चों को इतना कर लेने दो, फिर टाइम रहेगा तो बनाएंगे, नहीं तो इस बार थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। लेकिन आपको केमिस्ट्री की वीडियो बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक, फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों बुक की आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए तैयार रहे। अभी फिजिक्स के मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल पाया, लेकिन इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है आपको। इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। गिन गिन के एक एक क्वेश्चन करके आने, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट बुक तक मैंने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वीडियो के लिए तैयार रहे। ये भी 2-4 दिन में मैं बनाकर डालने वाला हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।